Assalamu alaikum all. Welcome to the second and last orientation class for current affairs and Pakistan affairs. कल की ओरिएंटेशन आप लोगों ने ली हो, अगर किसी ने मिस की है तो वो रिकॉर्डिंग हमने अपलोड कर दी है यूट्यूब पे, तो आप वो सुन सकते हो। कल की ओरिएंटेशन के बाद कुछ बच्चों के मैसेजेस आए और 3 क्वेरीज पूछी गई। सबसे पहले कि सर आप एवेल्यूएशंस कैसे करेंगे या एवेल्यूएशंस किस तरह से होती हैं। तो लेट मी शो यू कि है हम एवेल्यूएशंस, जो वीकली एवेल्यूएशंस आपकी इस सेशन में होगी। कल भी मैंने डिटेल में बताया था आपको कि एवेल्यूएशंस किस तरह, एवेल्यूएशंस की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। तो आपकी एवेल्यूएशंस कुछ इस तरह से होंगी। नो बर्बादी के टिक मार्क्स, बेशक यहाँ पे 100 दफा फेल हो जाओ लेकिन एफपीएससी में आपने पास होना है। ये इस तरह से आपकी जो है वो वीकली एवेल्यूएशंस होंगी। उसके बाद जो सेकंड क्वेरी थी कि सर नोट्स किस तरह से मिलेंगे, स्लाइड्स मिलेंगी या जस्ट आप पॉइंट्स में नोट्स देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। नोट्स आपको वर्ल्ड रिसर्च मिलेंगे, डिटेल में मिलेंगे, इस तरह से ही मिलेंगे। ठीक है, आप खुद सोचें, इस तरह मैगजीन्स में भी नहीं लिखा होता है। जो आप मार्केट से मैगजीन्स लेते हो, एक टॉपिक पे 2 पेजेस लिखे होते हैं या 1 पेज लिखा होता है। ओके, या अब आप खुद भी सोचें ये कि 1 या 2 पेजेस पे हर, मतलब एक टॉपिक की सारी डायमेंशंस जो है वो कवर नहीं हो सकती। ओके, तो इस तरह से आपको नोट्स मिलेंगे डिटेल में, कोई स्लाइड्स नहीं मिलेंगी, बल्कि डिटेल में नोट्स ही मिलेंगे आपको। कोई बुक या मैगजीन बाय करने की आपको नीड नहीं है, हम ही प्रोवाइड करेंगे। थर्ड मैसेज ये था कि सर फीस क्या आप मंथली लेंगे या वन टाइम वंस पेमेंट होती है। जैसे कि मैंने कल भी आपको कहा था कि ये सेशन वन टाइम सब्सक्रिप्शन है, नवंबर तक आपका, आप लोग साथ होंगे। तो आपको हर मंथ फीस देने की कोई नीड नहीं है। वन टाइम सब्सक्रिप्शन है आपकी और वन से ही आप लोगों ने फीस फीस आपने देनी होगी। ओके, इसमें आपकी वीकली एवेल्यूशंस भी हैं, वो 2 मंथ्स तक आपकी वीकली एवेल्यूशंस होंगी। बाकी आप लोग नवंबर नवंबर तक साथ हो, आपकी क्लासेस भी होंगी और नोट्स भी आपको मिलेंगे नवंबर तक। ओके, सो जो न्यू बच्चे हैं जिन्होंने कल की ओरिएंटेशन नहीं ली थी, तो उनके लिए ये जल्दी से मैं इंपॉर्टेंट नोट बता देता हूँ, फीचर्स बता देता हूँ। कंटेंट मैं खुद ही दूंगा आपको, जैसे कि मैंने आपको नोट्स दिखाए। ठीक है, हर टॉपिक के कंटेंट मैं ही दूंगा आपको। मैगजीन बुक बाय करने की कोई नीड नहीं है। टोटल 8 वीक्स का सेशन होगा, मतलब 8 वीक्स तक आपकी, 2 मंथ्स तक आपकी एवेल्यूएशन होंगी। उसके बाद जो है आपकी एवेल्यूशन स्टॉप हो जाएंगी। बाकी आप नवंबर तक साथ ही। ओके, मंडे टू थर्सडे आपकी क्लासेस होंगी और वीकली टाइम बाउंड आपकी एवेल्यूशन होगी, मतलब संडे को आपकी एवेल्यूशन होगी, असाइनमेंट होगी पर्टिकुलरली आप लोगों की। ओके, 4 दिन क्लासेस। ओके, जो हम 4 दिन में पढ़ेंगे, संडे को मैं आपसे टेस्ट ले लूंगा, ताकि साथ साथ रिटन प्रैक्टिस भी हो। ओके, और जो बच्चा फॉर एग्जाम्पल क्लास मिस करता है, किसी का शेड्यूल जो है या टाइमिंग मैच नहीं करती, तो उसको मैं ये कहूंगा कि रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती है, हर क्लास की रिकॉर्डिंग होती है 24 आवर्स के लिए। हर क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। कोई टाइमिंग का इश्यू आ रहा है तो वो कोई बड़ा मसला नहीं है, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। ओके, क्लियरिटी है। आई थिंक अब क्लियरिटी होनी चाहिए इस सेशन के बारे में। कल मैंने ना आपको कहा था कि सीएसएस का राज करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में छुपा है। और ये भी बताया था कि करंट अफेयर्स से, पाकिस्तान अफेयर्स से हर साल 4 से 5 टॉपिक्स आपको ऐसे में आते हैं। अब मैं ऐसे नहीं पढ़ाता, ऐसे सर शहरयार पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स एक रीइंफोर्समेंट है, ऐसे के लिए रीइंफोर्समेंट है। सो जो आज का टॉपिक है वो आप देखना, CSS 2027 में आपको नजर आएगा। मार्क माय वर्ड्स, नजर आएगा। पाकिस्तान, ये लिखो, ये जो मैं अभी लिख रहा हूं ना, ये लिखो, पाकिस्तान इज ग्लोबल पीस मेकर डिस्पाइट इट्स मिडिल पावर स्टेटस। ये लिखो सारे, ठीक है। पाकिस्तान इज ग्लोबल पीस मेकर डिस्पाइट इट्स मिडिल पावर स्टेटस। ये टॉपिक आपको नजर आएगा पेपर्स में। अगर किसी का पीएमएस है
केपीपीएमए से या किसी का सिंध का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सीसी जिसे आप कहते हैं, या सीएसएस है, ये टॉपिक आपको नजर आएगा उसमें, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, पाकिस्तान अफेयर्स हो, चाहे आपका इससे इससे ही क्यों ना हो, ये टॉपिक आपको नजर आएगा। इसको लिखो, इसको लिखो। अब इस टॉपिक को देखें, इसमें कुछ की टर्म्स हैं। मिडिल पावर स्टेटस, मिडिल पावर डिप्लोमेसी। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि पाकिस्तान की मिडिल पावर डिप्लोमेसी है, मिडिल पावर डिप्लोमेसी है, और पाकिस्तान एक मिडिल पावर स्टेट है। सो आज हम समझेंगे कि ये मिडिल पावर डिप्लोमेसी क्या है, पाकिस्तान कैसे मिडिल पावर स्टेट है। आल्सो यूएस ईरान के बीच में जो हमने मीडिएशन की है, तो इसमें पाकिस्तान के कौन से इंटरेस्ट है, मतलब हम पागल थोड़ी हो गए कि हम मीडिएशन करने चले गए, लेकिन पाकिस्तान के कुछ कंपल्जन होगी, स्ट्रेटेजिक या इकोनॉमिक या इंटरेस्ट होंगे। सो आज का टॉपिक आपका इसके बारे में है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। आज के ग्लोबल पॉलिटिक्स में स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, जैसे यूएसए चाइना, यूएसए ईरान, इंडिया पाकिस्तान। रीजनल इंस्टेबिलिटी भी है, मिडिल ईस्ट देखें, एमी रीजन देखें जिसका प्राइम एग्जांपल है, और न्यू अलायंसेस भी बन रही हैं। पढ़ा है मैंने यह टॉपिक न्यू अलायंसेस वाला, जो मिडिल ईस्ट में क्वाड बनाए, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और टर्की, इनके बीच में न्यू क्वाड जो बनाए। ओके, मिडिल पावर्स क्या होते हैं? ये मिडिल पावर्स, मिडिल पावर्स आर द कंट्रीज दैट आर नॉट एज बिग एज सुपर पावर्स। ये डेफिनेशन लिखो, मिडिल पावर्स आर द कंट्रीज दैट आर नॉट बिग एज सुपर पावर्स, जैसे यूएसए है या चाइना है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आज के वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि ये हर किसी से या हर किसी को थ्रेट नहीं देते, ये थ्रेट नहीं देते हर किसी को। ये पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ ट्रेडिशनल राइवलरी है, वो अलग बात है, लेकिन हम हर किसी को थोड़ी डराते हैं। दैट इज वाई दे आर ट्रस्टेड टू टॉक, मीडिएट एंड ब्रिंग कंट्रीज टुगेदर। व्हेन बिग पावर्स गेट स्टक एंड कैन नॉट एग्री, मिडिल पावर्स स्टेप इन एज पीस मेकर। जैसे यूएसए और ईरान स्टक हो गए थे ना, बातचीत, एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे थे, बातचीत ही नहीं थी, तो पाकिस्तान ने ही पीस मेकर का रोल प्ले किया ना। सो मिडिल पावर्स क्या करते हैं? मिडिल पावर्स हेल्प करते हैं टेंशन को रिड्यूस करने में, स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने में, और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को प्रमोट करते हैं ये, ताकि वॉर्स ना हो, या वार हो रही है तो रुक जाए वो, या वार हो रही है तो वो रुक जाए। मिडिल पावर डिप्लोमेसी, मिडिल पावर डिप्लोमेसी, मिडिल पावर डिप्लोमेसी का मतलब होता है वो कंट्रीज बेशक जिनके पास बिगेस्ट आर्मीज और इकोनॉमीज ना हो, बेशक बिगेस्ट आर्मीज और इकोनॉमीज ना हो, बट दे कैन स्टिल इन्फ्लुएंस ग्लोबल अफेयर्स। किस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे वो? डिप्लोमेसी के थ्रू, ठीक है, डायलॉग के थ्रू, ठीक है, डिप्लोमेसी के थ्रू या डायलॉग के थ्रू। अब एक टर्म में ध्यान से समझें, मिडिल पावर्स जो है, मिडिल पावर्स जो है वो मल्टीलेटरलिज्म को प्रायोरिटी देते हैं। मल्टीलेटरलिज्म, अब मल्टीलेटरलिज्म का मतलब क्या होता है? कॉपरेशन अमंग थ्री और मोर देन थ्री कंट्रीज। मतलब ये सोलो फ्लाइट नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, आसान से लफ्जों में समझे, पाकिस्तान ने मीडिएट किया, लेकिन पाकिस्तान अकेला तो नहीं था ना, पाकिस्तान को सऊदी, इजिप्ट, कतर, टर्की, चाइना, इन सब की बैकिंग थी। इसको कहा जाता है मल्टीलेटरलिज्म, मल्टीलेटरलिज्म। सो मिडिल पावर्स मल्टीलेटरलिज्म एंड डायलॉग को प्रायोरिटी देते हैं, ताकि इंटरनेशनल और रीजनल डिस्प्यूट रिजॉल्व हो, ताकि इंटरनेशनल या रीजनल डिस्प्यूट
रिजॉल्व हो। मल्टीलेटरलिज्म का कॉन्सेप्ट समझ आया ना आपको कि मल्टीलेटरलिज्म है क्या बेसिकली, कि सोलो फ्लाइट नहीं लेते हैं वो, जो रीजनल कंट्रीज होती हैं उनको भी हम मिला लेते हैं। ओके, जैसे पाकिस्तान ने टर्की को, इजिप्ट को, कतर को, चाइना को आपस में मिलाया और मीडिएट किया, उनकी भी बेकिंग थी, ताकि इंटरनेशनल और रीजनल डिस्प्यूट रिजॉल्व हो। अब स्कॉलर्स कहते हैं, कहते हैं कि जब दो स्टेट्स कॉन्फ्लिक्ट में होती हैं और उनके बीच में बातचीत नहीं होती, तब उस सिचुएशन में मिडिल पावर्स और ज्यादा अफेक्टिव हो जाते हैं। अगेन रिपीटिंग, स्कॉलर्स कहते हैं कि दो स्टेट्स में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है ना और बातचीत नहीं होती उन स्टेट्स के बीच में, अब इस सिचुएशन में मिडिल पावर्स और ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। जैसे ईरान और यूएसए के बीच में वार चल रही थी, कोई बातचीत नहीं हो रही थी, दोनों के बीच में जो है वो वार थी और ट्रस्ट भी नहीं था एक दूसरे पे। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान का रोल जो है वो अफेक्टिव बना। और आजकल के जो इश्यूज हैं, जैसे न्यूक्लियर है, क्लाइमेट है, साइबर है, एनर्जी है, या रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनमें मिडिल पावर्स का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें मिडिल पावर्स का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान अपनी जियो स्ट्रेटेजिक जोग्राफिक, या जिसके आप जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन कहते हो, और बैलेंस रिलेशंस विथ यूएस एंड ईरान, उसके साथ उसकी वजह से ही ना एक पोटेंशियल मीडिएटर बना है। मतलब पाकिस्तान अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन लोकेशन और बैलेंस्ड रिलेशंस किसके साथ, ईरान और यूएस के साथ, उसकी वजह से एक पोटेंशियल मीडिएटर इमर्ज हुआ। अगेन रिपीटिंग, पाकिस्तान अपनी ज्योग्राफी की बेसिस पे और बैलेंस रिलेशंस की वजह से, बैलेंस रिलेशंस किसके साथ, ईरान के साथ भी, यूएसए के साथ भी, इन दोनों की वजह से एक पोटेंशियल मीडिएटर इमर्ज हुआ। पाकिस्तान हिस्टोरिकली यूएस का ही एलाय रहा है, चाहे वो कोल्ड वार हो, आप कोल्ड वार देखें, सेटो सेटो ज्वाइन किया था हमने, ठीक है, 9/11 देखें, वॉर ऑन टेरर ज्वाइन किया हमने, हम ट्रेडिशनली यूएस के एलाय रहे हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के ईरान के साथ कल्चरल एंड रिलीजन मतलब रिलेशंस भी हैं, ईरान हमारा नेबर भी है। ये जो ड्यूअल एंगेजमेंट है, ड्यूअल एंगेजमेंट का मतलब क्या है कि ईरान के साथ भी और यूएस के साथ भी, ये जो ड्यूअल एंगेजमेंट है ना, इसकी वजह से ही पाकिस्तान को एक यूनिक डिप्लोमेटिक स्पेस मिला, यूनिक डिप्लोमेटिक स्पेस, ठीक है, इसकी वजह से ही पाकिस्तान को यूनिक डिप्लोमेटिक स्पेस मिला, ताकि वो मीडिएट कर सके इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में, ताकि वो मीडिएट कर सके इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में। आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी देखें, फॉरेन पॉलिसी डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं पाकिस्तान की, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पढ़े हैं कभी? उसमें क्या लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स डिटर्मिनेंट्स किस पे एम्फोसिस करते हैं कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो, मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो, रीजन में स्टेबिलिटी हो, और मसले को डिप्लोमेसी या डायलॉग के थ्रू रिजॉल्व किया जाए। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के डिटरमिनेंट्स कहते हैं, या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एम्फोसिस करती है कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो, मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो, रीजन में स्टेबिलिटी हो, और मसले को डिप्लोमेसी के थ्रू रिजॉल्व किया जाए, डायलॉग के थ्रू रिजॉल्व किया जाए। यहां तक समझ आया? क्या मैं फास्ट जा रहा हूं या सही है? यहां तक समझ आया, जल्दी बताओ, जितने भी हैं। फास्ट जा रहा हूं मैं? अच्छा, यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी जल्दी बताओ, सारे जितने भी हैं क्लास में।
अच्छा, लास्ट पॉइंट रिपीट करूं? लास्ट पॉइंट रिपीट करूं? चलें रिपीट कर देते हैं, लास्ट पॉइंट रिपीट कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, आपके लिए हम आए। ठीक है, चले मैं थोड़ा स्लो पेस रखता हूं, मैं स्लो पेस रखता हूं। ठीक है, मैं स्लो पेस रखता हूं। दोबारा रिपीट करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये टॉपिक आपका आएगा। ठीक है, ये टॉपिक आपका आएगा। और ये अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, जब आप पेपर्स में बैठेंगे तब आप दुआएं देंगे। ये टॉपिक अच्छे से कवर करना। जो दुनिया में चल रहा है ना, एग्जमिनर वो देखता है। जो दुनिया में चलता है ना, या पाकिस्तान के जो इश्यूज है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, एग्जमिनर देखता है। एग्जमिनर एकेडमीज के गेस्ट पेपर नहीं देखता, ये बात याद रहे। एग्जमिनर एकेडमीज के किसी मेंटोर के गेस्ट पेपर नहीं देखता। उसकी अपनी साकी होती है। वो दुनिया में क्या चल रहा है वो क्लियरली ऑब्जर्व करते हैं वो, और उसके अकॉर्डिंगली वो टॉपिक बनाते हैं। ये मैं करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स की बात कर रहा हूँ, और बाकी भी सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से ये समझें। मैं इसीलिए आपसे, इस वजह से मैंने पूछा कि क्या मैं पेस स्लो करूं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। मैं लास्ट पॉइंट दोबारा रिपीट करता हूं। पाकिस्तान अपनी जियोग्राफिक लोकेशन की बेसिस पे और बैलेंस्ड रिलेशंस की बेसिस पे, बैलेंस्ड रिलेशंस की बेसिस पे यूएसए और ईरान के साथ जो बैलेंस रिलेशंस है ना हमारे, उसकी वजह से एक पोटेंशियल मीडिएटर इमर्ज हुआ। पाकिस्तान की आप फॉरेन पॉलिसी देखें, हिस्टोरिकली हम यूएस के एलाय रहे हैं, कोल्ड वॉर में भी, ठीक है, 9/11 के बाद भी। इसी तरह हमारे जो रिलेशन है ईरान के साथ, कल्चरल भी है, रिलीजियस बेस्ड भी है, और ईरान हमारा नेबर भी है। ये जो ड्यूअल एंगेजमेंट है, ड्यूअल एंगेजमेंट का मतलब क्या है? ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशंस, यूएसए के साथ भी अच्छे रिलेशंस। इसकी वजह से ही पाकिस्तान को एक यूनिक डिप्लोमेटिक स्पेस मिला, ताकि वो मीडिएट कर सके रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट कौन सा? ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है। आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स देखें, ठीक है, या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आप एनालाइज करें। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कहती है कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होनी चाहिए, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होनी चाहिए। अब पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? कि लड़ाई झगड़ा ना हो, रीजन में स्टेबिलिटी हो। अगर कोई मसला है तो उसको डिप्लोमेसी और डायलॉग के थ्रू रिजॉल्व किया जाए। अब क्लियर है? नाउ क्लियर? अब क्लियर हुआ? इससे ज्यादा स्लो तो मैं नहीं पढ़ा सकता। ओके। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, ऑब्वियसली बात है। पाकिस्तान की ज्योग्राफी, आप पाकिस्तान की ज्योग्राफी देखें। पाकिस्तान का बॉर्डर इंडिया से है, इंडिया के साथ भी लगता है, ईरान के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, अफगानिस्तान के साथ भी है, और इंडियन ओशन रीजन के साथ भी है। ठीक है, पाकिस्तान का बॉर्डर, नेबरिंग कंट्रीज तो आपको पता है कौन सी है। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है साउथ एशिया, साउथ वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है। ठीक है, इन रीजन्स को कनेक्ट करता है। पाकिस्तान की ज्योग्राफी कुछ इस तरह से है कि हम एक ब्रिज का रोल प्ले करते हैं, ब्रिज, ब्रिज का रोल प्ले करते हैं, कनेक्टिंग वेरियस रीजन्स। And Pakistan has frequently positioned itself as a responsible stakeholder in regional security affairs. Also, पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन देखें आप इंटरनेशनल मीडिएशन में। पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन देखें आप इंटरनेशनल मीडिएशंस में। यह शो कर रही है कि पाकिस्तान एक अफेक्टिव मिडिल पावर स्टेट है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। ठीक है, पाकिस्तान एक अफेक्टिव ग्लोबल
अफेक्टिव मिडिल पावर स्टेट है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। पाकिस्तान इज मिडिल पावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ध्यान से सुने, मैं बड़ा स्लो पेस रख के ही समझाऊंगा। वो स्टेट्स जो कि ना सुपर पावर होती हैं ना ही माइनर स्टेट होती हैं, वो स्टेट जो कि ना सुपर पावर्स होती हैं ना ही माइनर स्टेट होती हैं, लेकिन उनके पास इतनी कैपेसिटी होती है, उनके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो ग्लोबल एंड रीजनल आउटकम्स को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। कैसे इन्फ्लुएंस करेंगी? डिप्लोमेसी के थ्रू, मीडिएशन के थ्रू और अलाइंसेस के थ्रू। अलाइंसेस से कुछ याद आया? पाकिस्तान ने भी तो अलाइंस बनाई ना, इजिप्ट के साथ, सऊदी, टर्की। ठीक है, ये जो क्वाड बना है, पढ़ाया था मैंने क्वाड, तो ये क्या है? अलाइंस है ना। बात समझ आ रही है कि वो स्टेट्स जो कि ना सुपर पावर्स होती हैं और ना ही माइनर स्टेट, लेकिन उनके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो ग्लोबल एंड रीजनल जो आउटकम्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कैसे? डिप्लोमेसी के थ्रू, मीडिएशन के थ्रू और अलाइंसेस के थ्रू। जैसे पाकिस्तान ने अलाइंस बनाई। पाकिस्तान को भी मिडिल पावर स्टेट की कैटेगरी में एनालाइज किया जा रहा है। पाकिस्तान को भी पाकिस्तान को भी मिडिल पावर स्टेट की कैटेगरी में एनालाइज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि या बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन, नंबर टू न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, नंबर थ्री डिप्लोमेटिक एक्टिविज्म, एंड नंबर फोर इट्स रोल इन रीजनल सिक्योरिटी। रीजनल सिक्योरिटी। नंबर वन पॉइंट क्या है जिसकी वजह से पाकिस्तान को मिडिल पावर स्टेट कहा जा रहा है? नंबर वन, इट्स न्यूक्लियर कैपेसिटी या कैपेबिलिटी। नंबर टू, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, डिप्लोमेटिक एक्टिविज्म, एंड लास्ट, इट्स रोल इन रीजनल सिक्योरिटी। पाकिस्तान के पास कोई इकोनॉमिक पावर तो नहीं, ऑब्वियस सी बात है, आईएमएफ के पास ही हम जाते हैं, आईएमएफ ऑक्सीजन देता है तो हम चलते हैं, तो इकोनॉमिक पावर तो ऑब्वियस सी बात नहीं है। और ना ही हमारी जो मिलिट्री है वो यूएस और चाइना जितनी ही स्ट्रांग है। ठीक है, ना ही हमारी मिलिट्री यूएसए और चाइना जितनी स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान एक्सरसाइजेस इन्फ्लुएंस थ्रू इट्स जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग एंड एंगेजमेंट इन मल्टीलेटरल फोरम्स। दोबारा रिपीटिंग। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है अपनी इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, इसके थ्रू, जियोपॉलिटिकल पोजीशन के थ्रू, और जो पाकिस्तान की इंगेजमेंट है इन मल्टीलेटरल फोरम्स, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू, इस तरह से समझे। समझ आई बात? बात समझ आई? जल्दी बताओ, सारे बताओ। बात समझ आई? अब आपको अगर ये टॉपिक मिलता ना, आप पता है क्या कर देते? अगर ये टॉपिक आपको मिलता ना कि पाकिस्तान इज ए ग्लोबल पीस मेकर डिस्पाइट इट्स मिडिल पावर स्टेटस, आप लिखते हैं हिस्टोरिकल रोल ऑफ पाकिस्तान एज पीस मेकर, नंबर टू कंटेम्प्ररी रोल नंबर, इस तरह से लिखते हैं। ये जो मिडिल पावर है, पाकिस्तान मिडिल पावर कैसे है भाई? कैरेक्टरिस्टिक क्या है मिडिल पावर? मिडिल पावर डिप्लोमेसी क्या है? ये आप खा जाते हैं।
ये आप खा जाते। ऑब्वियस सी बात है, आप पक्का खा जाते। पाकिस्तान को मीडिएटर की इजाजत किसने दी? यूएसए ने, ईरान ने दी। ऑब्वियस सी बात है। ये आते हैं, आगे आगे आते हैं। सब्र रखें, थोड़ा सब्र रखें। जो एट ए टाइम में पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ें, ठीक है? आते हैं उस पे भी। तो आप ये पॉइंट आ जाते हैं। और ये की पॉइंट्स हैं, ये की पॉइंट्स हैं। मिडिल पावर डिप्लोमेसी एंड मिडिल पावर स्टेटस की पॉइंट है जी। की कैरेक्टरिस्टिक जो पाकिस्तान को मिडिल पावर बनाते हैं वो ये है कि पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी को बैलेंस्ड रखता है, बैलेंस्ड रखता है। पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत बैलेंस्ड हैं अब ग्लोबल पावर्स के साथ। चाहे वो चाइना हो, चाहे यूएसए हो, चाहे ईरान हो, चाहे जीसीसी स्टेट्स हो, बैलेंस रिलेशंस रख रहे हैं हम। अनलाइक अगर हम पास्ट में देखें तो हम क्या करते थे? यूएस की कैंप को ज्वाइन करते थे। हम क्या करते थे? यूएस की कैंप को ज्वाइन किया था कोल्ड वार में आप देखें, सेटो सेटो ज्वाइन कर लिया। ठीक है। थोड़ा मरियम नवाज सबर तो रखिए ना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एट ए टाइम वो पढ़े। आते हैं उस पे भी, पूरा टॉपिक स्ट्रेटेजिक कंपल्जन पाकिस्तान इंटरेस्ट पे आते हैं। एट ए टाइम जो पढ़ा रहा हूँ उसको तो पढ़ो पहले। मतलब आपको एट ए टाइम जो पढ़ रही है वो मतलब आगे की लगी हुई है सर, वो क्या होगा? जो अभी पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़े, की कैरेक्टरिस्टिक क्या है पाकिस्तान के मिडिल पावर स्टेटस के। इतने बेचैन क्यों हो जाते हो आप लोग? ठीक है, की कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। ये डांट नहीं रहा, समझा रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सब्र रखें। जो अभी एट ए टाइम पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, उस पे भी आते हैं। कहीं भागा नहीं जा रहा मैं। की कैरेक्टरिस्टिक जो पाकिस्तान को मिडिल पावर बनाते हैं वो ये है कि पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी को बैलेंस्ड रखता है। पाकिस्तान के रिलेशंस बैलेंस्ड हैं ग्लोबल पावर्स के साथ। चाइना के साथ देखें, यूएसए के साथ देखें, ईरान के साथ देखें, या गल्फ स्टेट के साथ। पास्ट में हम ये करते थे कि हम यूएस की गेम ज्वाइन करके बैठ जाते थे कोल्ड वार में, या 9/11 में जो जैसे मुशर्रफ साहब ने वॉर ऑन टेरर ज्वाइन कर दी। ठीक है। हालांकि अगर आप देखें ना, इन सब के एक दूसरे के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है। यूएसए चाइना के रिलेशंस देखें आप, ईरान और गल्फ स्टेट्स के रिलेशंस देखें आप, इन सब के आपस में भी मसले मसाइल हैं। यूएसए और चाइना एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। तो यूएसए पाकिस्तान को कह सकता था ना कि आप मेरे दुश्मन के साथ क्यों कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने बैलेंस्ड डिप्लोमेसी रखी है, इन दोनों के बीच में बैलेंस डिप्लोमेसी रखी है। इस बैलेंस डिप्लोमेसी की वजह से ही मल्टीपल मल्टीपल जियोपॉलिटिकल अरीनास में पाकिस्तान रिलेवेंट है। इस बैलेंस डिप्लोमेसी की वजह से ही पाकिस्तान मल्टीपल जियोपॉलिटिकल अरीनास में रिलेवेंट है। विदाउट ज्वाइनिंग एनी सिंगल पावर ब्लॉक, हमने किसी भी सिंगल पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया है। हमारे रिलेशन सबके साथ है भाई, हम आपके साथ भी हैं, आपके साथ भी हैं, आपके साथ भी हैं, सबके साथ हैं। ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल या फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इन फॉरेन पॉलिसी। कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। ठीक है। इस फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी की वजह से ही पाकिस्तान एक पोटेंशियल मीडिएटर बना। बेशक पाकिस्तान की इकोनॉमी कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है, और ना ही हमारी मिलिट्री पावर है इतनी जैसे यूएसए और चाइना की या रशिया की देखें। ओके। फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट पाकिस्तान मिडिल पावर स्टेटस। और फर्स्ट फैक्टर क्या है? पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। फर्स्ट फैक्टर क्या है? मैं रुको इसको जूम करता हूं, ध्यान से देखें, सारी डिस्कशन इस पे होगी। पाकिस्तान की ज्योग्राफी ही पाकिस्तान को मिडिल पावर स्टेटस में सबसे पहले कंट्रीब्यूट करती है। पाकिस्तान साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट एंड चाइना को आपस में कनेक्ट कर रहा है। आप देखें यहां से,
और पेपर में आपने ये चीजें ड्रॉ करनी है, ये वाली चीजें ड्रॉ करनी है। ठीक है, पेपर में आपने ये चीजें ड्रॉ करनी है। ये पाकिस्तान का पूरा मैप ड्रॉ नहीं करना होगा, ये देखो ना, ये पूरा मैप ड्रॉ नहीं करना होगा। ठीक है, आपने क्या करना होगा, पाकिस्तान लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, पाकिस्तान लिखोगे, यहां से आप लाइंस खींचोगे, ये पूरा पाकिस्तान का मैप ड्रा करोगे तो 3 घंटे इसी में निकल जाएंगे। ठीक है? तो पाकिस्तान साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट एंड चाइना को आपस में कनेक्ट कर रहा है। आल्सो पाकिस्तान सर्व्स एज क्रूशियल ट्रांजिट एंड कनेक्टिविटी हब। ट्रांजिट एंड कनेक्टिविटी हब, सीपेक देखें आप, एग्जांपल है आपके पास। इस मैप को ना ध्यान से देखें आप। ठीक है, इस मैप को आप ध्यान से देखें। ये ज्योग्राफिक पोजीशन ही क्या नजर नहीं आ रहा आपको? अब नजर आ रहा है आपको सही से? अब ठीक है, चले। ये ज्योग्राफिक पोजीशन ही पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक वैल्यू को इंक्रीज करती है इन इश्यूज रिलेटेड टू एनर्जी सिक्योरिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी, खास करके इन कॉन्टेक्स्ट इन्वॉल्विंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस एंड अफगान ट्रांजिट रूट। मतलब आप ट्रेड के हिसाब से बात कर रहे हो कि हम ट्रेड में कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारा, मतलब हमारी जो जियोग्राफिक लोकेशन है वो ट्रेड में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड फैक्टर जो पाकिस्तान को मिडिल पावर स्टेट बनाता है वो है पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन। किस चीज में पार्टिसिपेशन? मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी। अब मैंने मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी पढ़ाया है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था मैंने आपको कि मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो सेकंड फैक्टर जो पाकिस्तान को मिडिल पावर स्टेट बनाता है वो पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन है। कहां पे? मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ओके, पाकिस्तान एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है कहां पे? यूएन पीस कीपिंग मिशन का नाम सुना है आपने? यूएन पीस कीपिंग मिशंस, वहां पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है पाकिस्तान। आप एससीओ देखें, ओआईसी देखें, लेकिन ओआईसी खुद मरा पड़ा हुआ है। ये जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हैं, इससे ये शो हो रहा है कि पाकिस्तान कलेक्टिव डिप्लोमेसी को प्रेफरेंस देता है। कलेक्टिव डिप्लोमेसी, कलेक्टिव डिप्लोमेसी। एक मिनट। कलेक्टिव डिप्लोमेसी। ठीक है, कलेक्टिव डिप्लोमेसी को हम प्रेफरेंस देते हैं। जैसे अभी हमने सऊदी, इजिप्ट, टर्की, कतर को साथ मिलाकर ही मीडिएट किया, which aligns with the behavior of middle power in global politics। और यही बिहेवियर पाकिस्तान का प्रूव कर रहा है कि पाकिस्तान एक मिडिल पावर स्टेट है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। आया समझ सबको कि पाकिस्तान किस तरह से मिडिल पावर स्टेट है और मिडिल पावर डिप्लोमेसी क्या होती है? सारे के सारे मुझे बताओ, जितने भी क्लास में बुजुर्ग हैं सारे के सारे मुझे बताओ। ऑल ऑफ यू। अब क्लियर हुआ? जितने भी हैं क्लास में। फिजा पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, पाकिस्तान आर्मी से कुछ जाते हैं, अफसर्स जाते हैं जो यूएन पीस कीपिंग मिशंस होते हैं ना, जैसे अफ्रीका रीजन में है, वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, जी, समझ आया? जल्दी बताओ। ओके,
हाँ जी, अब बताएं मरियम, आपने पूछा था ना कि सर पाकिस्तान के क्या मोटिवेशंस हैं या क्या इंटरेस्ट हैं। तो इसलिए मैं डांट नहीं रहा था आपको, थोड़ा कह रहा था कि सब्र रखा करें। कोई डांटता नहीं हूं मैं। ठीक है, मैं बड़ा चिल टीचर हूँ, सो परेशान ना हो। हाँ, अल्फा ब्रावो। ठीक है, ओके। ओके, पाकिस्तान strategic motivations, interest and compulsions in mediating between USA and Iran. Pakistan's strategic motivations, interest and compulsions in mediating between USA and Iran. Strategic alignment with Saudi Arabia. जितना लंबा ये कॉन्फ्लिक्ट चलता और सऊदी पर ईरान अटैक्स करता रहता, तो सऊदी अरेबिया से प्रेशर आता। ठीक है, पाकिस्तान पे प्रेशर आता कि भाई डिफेंड करो। क्यों डिफेंड करो? क्योंकि 2025 में आपने सऊदी अरेबिया के साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया था। याद है ना आपको? सऊदी पे टेक मतलब पाकिस्तान पे टेक, पाकिस्तान पे टेक मतलब सऊदी पे टेक। याद है ना? ये एग्रीमेंट क्या कहता है या पैक्ट क्या कहता है कि अटैक अगेंस्ट एनी कंट्री शैल बी कंसीडर्ड एन अटैक अगेंस्ट बोथ। दोनों स्टेट्स कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्ड करेंगे रीजनल थ्रेट्स को। और अगर ये डिफेंस पैक्ट एक्टिवेट हो जाता, देन पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया को भी डिफेंड करना था और ईरान पे भी अटैक करने थे। फिर इसका आउटकम फिर क्या होता? जो अगर अगर आप ईरान पे अटैक करते, क्या आउटकम होते? ऑब्वियस ही बात है, ईरान भी फिर पाकिस्तान पे मिसाइल मारता। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, पाकिस्तान भी फिर ईरान को छोड़ता क्या, या ईरान हमें छोड़ता? हमें मिसाइल मारते हम हमारे ऊपर। फिर है वोलेटाइल रिलेशंस विद थ्री नेबरिंग स्टेट्स। इस्लामाबाद ब्लास्ट हुआ था, याद है किसी को? मस्जिद में इस्लामाबाद ब्लास्ट याद है किसी को? ठीक है, इस्लामाबाद ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान ओपन वार में है अफगानिस्तान के साथ। और ऑपरेशन गजब उल हक टीटीपी के अगेंस्ट ऑनगोइंग है, अभी भी ऑनगोइंग है जी, इमाम बारगाह पे। रिसेंटली पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक भी किए हैं अफगानिस्तान में, मीनिंग पाकिस्तान ऑलरेडी वॉर में है अफगानिस्तान के साथ। तो एक और फ्रंट ओपन करना ईरान के साथ, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए क्या होता? डिजास्टर होता, डिजास्टर। मतलब हम अपने दोनों वेस्टर्न नेबर से वॉर में होते, अफगानिस्तान के साथ भी, ईरान के साथ भी। ईस्टर्न नेबर में कौन है? इंडिया है, जिसके साथ ऑलरेडी टेंस्ड रिलेशंस हैं। अभी लास्ट ईयर मई 2025 में 4 डेज वॉर हुई है। प्रिसाइजली चाइना के अलावा हम अपने सारे नेबर्स के साथ वॉर में होते। नाउ यू टेल मी, क्या ये बेस्ट ऑप्शन होता पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए? यू टेल मी, क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ये बेस्ट ऑप्शन होता कि चाइना के अलावा साम्या ईरान के साथ वार इसमें? क्योंकि अगर सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट एक्टिवेट हो जाता, तो ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपने ईरान को फिर रिस्पॉन्ड करना था और सऊदी अरेबिया को भी प्रोटेक्ट करना था जी। तो अगर अगर आप ईरान पे अटैक करते, ठीक है, तो रिस्पॉन्ड ईरानियंस भी तो रिस्पॉन्ड करते ना, मीनिंग फिर आप ओपन वॉर में होते अफगानिस्तान के साथ भी, ठीक है, ईरान के साथ भी और इंडिया के साथ भी। तो मुझे बताओ, क्या ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बेस्ट ऑप्शन होता? ऑब्वियस बात है, नहीं। पहलगाम अटैक के बाद अप्रैल 2025 के बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी भी सस्पेंड की हुई है। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी भी सस्पेंड की हुई है। और मई में दोनों स्टेट्स के बीच में 4 डेज वॉर भी हुई है।
इंडिया ने तब से वाटर को वेपनाइज किया हुआ है। अब ये वाटर वेपनाइजेशन एंड हाइड्रोपॉलिटिक्स, ये हम इस सेशन में कवर करेंगे, ठीक है, रेगुलर क्लासेस में। इंडस वाटर ट्रीटी एंड वाटर वेपनाइजेशन हम कवर करेंगे, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स में आएगा, वाटर वेपनाइजेशन एंड हाइड्रोपॉलिटिक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वाटर वेपनाइजेशन एंड हाइड्रोपॉलिटिक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये सीसीएस 2027 के पाकिस्तान अफेयर्स या करंट अफेयर्स में आपको नजर आएगा। तो वाटर वेपनाइज किया हुआ है। अब वाटर वेपनाइज का मतलब क्या होता है? अभी आप ये समझें कि वाटर वेपनाइजेशन का मतलब होता है इंडिया इज यूजिंग इंडस वाटर ट्रीटी एज पॉलिटिकल टूल अगेंस्ट पाकिस्तान। कि इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज कर रहा है, एज अ पॉलिटिकल टूल यूज कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट। बाकी डिटेल में हम ये टॉपिक रेगुलर क्लासेस में पढ़ेंगे। आल्सो इंडिया टीटीपी और बीएलए को भी तो सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है, फंड कर रहा है। ये दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं? पाकिस्तान में अटैक्स कर रही हैं। इस्लामाबाद ब्लास्ट, ब्लास्ट देखें आप, जाफर एक्सप्रेस लास्ट ईयर देखें जो ट्रेन हाईजैक की थी। सो इस सिनेरियो में अगर पाकिस्तान सऊदी एंड गल्फ स्टेट्स को मिलिट्री सपोर्ट करता, तो हमारा खुद का भी, हमारी जो खुद की इंटरनल सिक्योरिटी है उसके हालात भी खराब हो जाते, क्योंकि पाकिस्तान का अटेंशन फिर डाइवर्ट हो जाता। पाकिस्तान का अटेंशन फिर डाइवर्ट हो जाता। ये बात समझ? बात समझ आई? मुझे एक बात बताओ, कल से हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक के, मैंने आपको रीजनल कंसिक्वेंसेस एंड ग्लोबल कंसिक्वेंसेस भी पढ़ाए थे, ठीक है। इस टॉपिक के ओपन क्लास में मैंने रीजनल कंसिक्वेंसेस एंड ग्लोबल कंसिक्वेंसेस भी पढ़ाए थे मैंने आपको, जब मैंने क्वाड पढ़ाया था कि नया क्वाड बना है। ये इस तरह से, ये जो आप मंथली मैगजीन्स लेते हैं, 400-500 या 500 रुपए की, 600 रुपए की है, क्या उसमें ये इतनी सारी डायमेंशंस कवर होती हैं? ठीक है, बताओ मुझे खुद आप। ये जो 400-500 रुपए की आप मैगजीन्स लेते हो मंथली, मंथली मैगजीन, ठीक है, खुद बताओ क्या उसमें ये इतनी सारी डायमेंशंस, हर टॉपिक की डायमेंशंस होती हैं, कवर होती हैं? हम्म, बताओ, खुद बताओ। दैट इज वाई, दैट इज वाई नोट्स में खुद देता हूं मैं। दैट इज वाई नोट्स खुद देता हूं मैं, ठीक है, नोट्स हम खुद देते हैं। चले आगे हैं। उसके बाद है हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट। उसके बाद है हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट। पाकिस्तान कहाँ किस चीज पे रिलाई करता है? गल्फ पे रिलाई करता है। क्यों रिलाई करता है? एनर्जी नीड्स के लिए। ऑलमोस्ट 80 टू 85% ऑयल इंपोर्ट करते हैं हम जीसीसी से, गल्फ से। किस रूट से? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से। अब पाकिस्तान के कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी थे जिसकी वजह से पाकिस्तान ने मीडिएट किया, मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मीडिएट किया। आसान से लफ्जों में, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान ने मीडिएट किया। सो पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है? कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से ऑयल शिपमेंट रुकनी नहीं चाहिए पाकिस्तान की। ये जो वार है जल्दी से रुक जाए। अगर वार चलती रहेगी, पाकिस्तान को ऑयल सप्लाई नहीं मिलेगी। आल्सो पाकिस्तान में ऑलरेडी ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, गवर्नेंस इश्यूज भी हैं, आईएमएफ पे डिपेंडेंट है, इकोनॉमी के हालात ऑलरेडी जो है वो कुछ अच्छे नहीं है। कुछ अच्छे क्या, मतलब बहुत ज्यादा ही खराब है, ठीक है, बहुत ज्यादा ही खराब है। सो ऑयल आपका बंद हो गया। अल्टीमेटली क्या हुआ? गवर्नमेंट ने ऑयल प्राइसेस इंक्रीज कर दी। अब आपकी जब ऑयल प्राइस इंक्रीज होती है ना, तो सिर्फ ऑयल प्राइस इंक्रीज नहीं होती, सारी की सारी चीजें जो है वो इंक्रीज हो जाती है, उनकी कास्ट इंक्रीज हो जाती है।
इससे क्या हुआ? पाकिस्तान में इन्फ्लेशन, महंगाई का तूफान आ गया। महंगाई का तूफान आ गया। तो इसको ओवरकम करने के लिए पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मीडिएट किया उन्होंने। अभी जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ओपन हुआ, आप देखें ऑयल प्राइसेस नीचे आई ना। ठीक है, ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई। उसके बाद है टू प्रिवेंट सेक्टेरियन डिवाइड एंड पब्लिक बैकलैश। पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा मुस्लिम ब्रादरहुड में बिलीव किया है। मुस्लिम ब्रादरहुड, किसी भी मुस्लिम कंट्री पे अटैक होता है, जैसे गाजा एग्जांपल ले लें, पाकिस्तानी अवाम के सेंटीमेंट्स हर्ट होते हैं। इवन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, ये मैं अनफॉर्चुनेटली कह रहा हूं, शिया सुन्नी सेक्टेरियन डिवाइड है। लेकिन आयतुल्ला खमनाई के डेथ पे पूरे पाकिस्तान में, ठीक है, ठीक है, पूरे पाकिस्तान ने कंडेम किया, चाहे वो सुन्नी हो चाहे वो शिया हो। और कुछ लोगों ने यूएस जो एम्बेसी है कराची में, उस पे भी अटैक किया, जिसमें 10 प्रोटेस्टर्स मारे भी गए थे। ऐसा ही सिमिलर प्रोटेस्ट जो है, ऐसा ही सिमिलर प्रोटेस्ट वो गिलगित एंड बल्तिस्तान रीजन में भी हुआ। ठीक है, ऐसा ही सिमिलर प्रोटेस्ट गिलगित एंड बल्तिस्तान रीजन में भी हुआ। और वहां पे भी प्रोटेस्टर्स एंड सिक्योरिटी के बीच में जो है वो क्लैशेस हुए और प्रोटेस्टर्स की डेथ भी हुई। नाउ यू टेल मी, अगर सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट एक्टिवेट हो जाता और पाकिस्तान इस वार में पार्टिसिपेट करता, ठीक है, और हम जो है वो ईरान पे अटैक करते, तो पाकिस्तान की अवाम क्या कहती? बताओ। पाकिस्तान की अवाम सीधा सीधा यही कहती कि हम जो है इसराइल और यूएसए का साथ दे रहे हैं, अपने ही मुसलमानों के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। बताओ, नहीं कहती क्या हमारी अवाम कि हम जो है हम जो है इसराइल और यूएसए का साथ दे रहे हैं? ठीक है, तो एक्टिवेट नहीं हुआ ना सामया, एक्टिवेट नहीं हुआ ना। मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं मैं, कि अगर पाकिस्तान ईरान पे अटैक करता, पाकिस्तानी अवाम क्या कहती? हम किसका साथ दे रहे हैं? किसका साथ दे रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है कि इसराइल और यूएस का साथ दे रहे हैं। मुल्क में अंदर ही क्यास हो जाता, मुल्क में अंदर ही क्यास हो जाता। ठीक है, समझ आया आपको यहां तक? यहां तक समझ आया? जल्दी बताओ। ऑल ऑफ यू, ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक एंड डोमेस्टिक कंपल्जन थी मीडिएशन के पीछे। वाटर वेपनाइजेशन एंड हाइड्रोपॉलिटिक्स, आरजू, एक चीज को आप पकड़ के बैठ जाती हैं। वाटर वेपनाइजेशन एंड हाइड्रोपॉलिटिक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, रेगुलर क्लास में पढ़ाऊंगा, इसी सेशन में पढ़ाऊंगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं हाउ पाकिस्तान इमर्ज एज अ की प्लेयर इन यूएस ईरान टॉक्स। Close proximity with Iran and no US bases in Pakistan. Pakistan's role is intermediary is rooted in unique combination of geography and diplomacy. ठीक है, यहाँ पाकिस्तान की आप ज्योग्राफिक लोकेशन देखें, ईरान के साथ 900 किलोमीटर का बॉर्डर है। सेकंड,
ईरान के बाद अगर किसी मुस्लिम कंट्री में सबसे ज्यादा शिया पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान है। अराउंड 40 मिलियन, अराउंड 40 मिलियन शिया पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, गैलप की रिपोर्ट कहती है। थर्ड, जैसे यूएस को जीसीसी या गल्फ स्टेट्स ने अपने मिलिट्री बेसिस दिए थे ना, आप यूएस के बेसिस देखें, कतर में है, बहरीन में, ठीक है, इवन सऊदी में भी था। तो इस तरह का कोई बेस पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान डज नॉट होस्ट यूएस मिलिट्री बेसिस। पाकिस्तान के मतलब यूएस का बेसिस पाकिस्तान में तो नहीं है ना, कोई बेस नहीं है ना, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है ईरान की नजर में, कि पाकिस्तान किसी की साइड नहीं ले रहा। ठीक है, पाकिस्तान बैलेंस्ड अप्रोच है पाकिस्तान की, मतलब ना हमारे पास कोई भी यूएस की बेसिस नहीं है भाई, सीधी बात है। जैसे जीसीसी स्टेट्स ने यूएस को मिलिट्री बेसिस दिए हैं, आप देखें, ओमान से देखें, बहरीन देखें, कतर देखें, तो ऐसा कोई मिलिट्री बेस पाकिस्तान में नहीं है। ओके, उसके बाद है यूएस पाकिस्तान रिलेशंस। ऑब्वियस ही बात है रमिशा, यूएस पाकिस्तान रिलेशंस। बोर्ड ऑफ पीस का नाम सुना है? ट्रम्प ने एक बोर्ड ऑफ पीस बनाई थी, बोर्ड ऑफ पीस। ट्रम्प ने एक बोर्ड ऑफ पीस बनाई थी, याद है? बोर्ड ऑफ पीस, कभी सुना है इसके बारे में? बोर्ड ऑफ पीस के बारे में कभी सुना है? हम्म, ट्रम्प ने एक बोर्ड ऑफ पीस बनाई थी, किसके लिए? गाजा फलस्तीन के लिए, गाजा फलस्तीन के लिए। ठीक है, गाजा फलस्तीन के लिए। जब यूएस ने बोर्ड ऑफ पीस की इनविटेशन सेंड की दूसरी स्टेट्स को, पाकिस्तान वाज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट दैट इनविटेशन। जबकि मेनी वेस्टर्न स्टेट्स, इवन ट्रम्प के जो एलाइज थे, ठीक है, इवन ट्रम्प के एलाइज, यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहा हूं, वो भी हेजिटेंट थे कि ज्वाइन करें या नहीं करें। पाकिस्तान ने कहा ठीक है, कर लेते हैं ज्वाइन। आल्सो मई 2025 में जो जो 4 डे वॉर हुई, 4 डे वॉर हुई, ठीक है, सीज फायर का क्रेडिट हमने किसको दिया? ट्रम्प को दिया। आज भी वो कहते हैं, आज भी वो कहते हैं मैंने इंडिया पाकिस्तान वॉर को रोका, न्यूक्लियर वॉर हो रही थी। हमने ट्रम्प भाई साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया, नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया। ठीक, पाकिस्तान यूएस रिलेशन स्ट्रांग हुए जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को रेड कारपेट ट्रीटमेंट दी गई व्हाइट हाउस में। एंड मीटिंग के बाद ट्रम्प ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ओपनली तारीफ की। क्या कहा? ग्रेट फाइटर है, अ वेरी इंपॉर्टेंट गाय। अभी जेडी वांस ने तारीफ की हुई है, अभी जेडी वांस ने भी तारीफ की हुई है, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट ने। व्हाइट हाउस ने फील्ड मार्शल के लिए स्टेट विजिट भी होस्ट किया, जहां से ट्रम्प एंड फील्ड मार्शल के बीच में एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। तो ट्रम्प ने क्या कहा? पब्लिकली कहा कि ईरान को अगर कोई जानता है, सबसे ज्यादा जानता है, वो पाकिस्तान है। ईरान को अगर कोई स्टेट सबसे ज्यादा जानता है, दैट इज पाकिस्तान, दैट इज पाकिस्तान। आल्सो मैंने कहा, क्या कहा था? कि पाकिस्तान की मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी है, यही कहा ना मैं, मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी है, वही है। सपोर्ट फ्रॉम चाइना एंड गल्फ स्टेट्स। पाकिस्तान ने दूसरे रीजनल प्लेयर से भी कांटेक्ट किया, उनको भी बुलाया, जैसे इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, टर्की है, उनके साथ मीटिंग्स की। ठीक है, उनके साथ मीटिंग्स की, ताकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो, डायरेक्ट कम्युनिकेशंस जो है वो स्टेब्लिश हो बिटवीन यूएस एंड ईरान। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की एंड इजिप्ट इजिप्ट ने एम्फोसिस किया कि सीज फायर हो, पीस हो, एग्रीमेंट हो। ठीक है,
और इन सारे रीजनल प्लेयर्स ने, इन सारे रीजनल प्लेयर्स ने, ये मैंने आपको डिटेल में टॉपिक पढ़ाया है, इन सारे रीजनल प्लेयर्स ने पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट किया और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी एंड मीडिएशन को बैकिंग की। ठीक है। रीजनल कंट्रीज के अलावा चाइना भी, चाइना के साथ भी हमने कंसल्ट किया। पाकिस्तान की जो डिप्टी, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जनाब इसाक डार साहब, वो अप्रैल में चाइना जाते हैं, जहां उन्होंने डिटेल्ड कंसल्टेशन की चाइनीज लीडरशिप के साथ। ठीक है। तो चाइना ने भी बैकिंग की पाकिस्तान की। ठीक है। चाइना ने भी बैकिंग की पाकिस्तान की। तो इसको हम क्या कहते हैं? मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी। ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है आपको मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी। अब आते हैं इस्लामाबाद टॉक्स। इस्लामाबाद टॉक्स पे, इस्लामाबाद टॉक्स, जिसको आप इस्लामाबाद पीस टॉक्स भी कहते हैं, हाई लेवल डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन हुई इस्लामाबाद में 11th एंड 12th अप्रैल को, जिनमें या जिसका एम था कि स्टेबलाइज रीजन हो, ये मिडिल ईस्ट स्टेबलाइज हो। ठीक है। सीज फायर हो, नेगोशिएशंस हो, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन हो क्राइसिस का। इन टॉक्स एंड नेगोशिएशंस को पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया एंड पाकिस्तान प्लेड अ सेंट्रल रोल इन ब्रोकरिंग द सीज फायर भी और डील भी। बेशक इस्लामाबाद पीस टॉक्स में डील फाइनल नहीं हुई थी, वो कोलैप्स हुए थे। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का हम जो है हम उसकी हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ही ऑर्गेनाइज करवाए, पाकिस्तान ने ही ऑर्गेनाइज करवाए। ऑल्दो ये जो टॉक्स थे वो एंड हुए थे विदाउट या विथ नो एग्रीमेंट, और ना ही कोई एमओयू साइन हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया, दोनों को इस्लामाबाद बुलाया। तो ये थी पाकिस्तान की मीडिएशन एफर्ट्स इस पूरे वॉर में, इस पूरे सिनेरियो में। आई होप आपको समझ आया हो, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो जितने भी क्लास में हैं। जस्ट अ मिनट।